प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल से। और आज हम एक और कविता लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं। कविता शुरू करने से पहले एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उन्हें आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हमसे जुड़ना आपको आसान रहेगा। पहली बात तो यही है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो का लिंक आप शेयर के ऑप्शन में जाकर शेयर में क्लिक करके और वहां से अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए, जो नई नई चीजें पाठ्यक्रम में से लेकर के आते हैं, उस मेहनत का प्रतिफल तो तभी है जब वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे, आपके अपने साथियों तक पहुंचे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर एक व्यक्ति के लिए मेहनत की गई या 1 लाख के लिए की गई, वो बराबर ही होता है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो ये स्लाइड आपके लिए तैयार करते हैं या लाइव हम आते हैं, तो कारण तो यही है कि आप सभी को लाभ पहुंचे। और यदि आपके साथियों तक भी वो बात पहुंचेगी, आपके विद्यालय के ग्रुप में वो बात पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से अन्य साथी भी, अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। आप इस वीडियो का जो लिंक है, इस लाइव क्लास का जो लिंक है, उसे अपने साथियों के पास शेयर कर सकते हैं। एक चीज और भी है कि आप अपने साथियों से बात कर सकते हैं कि इस तरह से लाइव क्लास चल रही है और आप यदि चाहें तो उसका लाभ ले सकते हैं। इस क्लास का सबसे बड़ा लाभ जो है, मुझे जो लगता है, जो मैं सोच करके आपके बीच आता हूं, वो सबसे बड़ा लाभ इसका ये है कि पिछले प्रश्न पत्रों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लगे, हमें लगता है कि इस कविता में से, जैसे आज हम उषा कविता की बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो उषा कविता में जो चीजें हमें अच्छी लगी, जो बातें हमें अच्छी लगी, जो प्रश्न हमें अच्छे लगे, वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। उसका सरलार्थ हमें कैसे समझ में आई, किस तरह से कविता हमें अच्छी लगती है, या कविता में क्या खास बात रही, वो हम आपके बीच शेयर करते हैं। प्रश्न आपके बीच शेयर करते हैं। उन प्रश्नों का महत्व ये है कि अब जो परीक्षाएं होनी हैं, उन परीक्षाओं में अप्रैल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मूड बना चुका है कि अप्रैल में ये परीक्षाएं कराई जाएं। तो अप्रैल में इन परीक्षाओं में लगभग 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं। वो बहुविकल्पीय भी हो सकते हैं और शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। तो उसमें ये जो प्रश्न हम पिछले प्रश्न पत्रों में से लेकर के आते हैं, ये प्रश्न आपकी उस तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कल भी सहर्ष स्वीकारा है कविता हमने कराई थी, आपके बीच लेकर के आए थे, और उसमें 15-20 प्रश्न भी हमने अंत में आपके लिए प्रस्तुत किए। तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों से आप लाभान्वित हुए होंगे। ये जो लाइव कक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि वह जो तैयारी हम करवाना चाह रहे हैं, वो तैयारी उसी रूप में आप तक पहुंचे। तो मुझे लग रहा है 10 विद्यार्थी जुड़े हैं, और भी हो सकता है थोड़ी देर में और विद्यार्थी आ सकते हैं। आप प्रयास करें कि उन्हें शेयर कर दें यह लिंक। यदि विद्यार्थी जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ पहुंचेगा। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, कई विद्यार्थी या कमेंट बॉक्स में अनर्गल बातचीत में लग जाते हैं। अब 1 घंटा यदि आप वह बातचीत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ये 1 घंटा या आधा घंटा हमें जो मिलता है, ये मिलता है कि हम उस विषय पर, जो विषय तय किया गया है, उस पर हम बातचीत करें। आपको यदि उस कविता से संबंधित कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कहीं कुछ और विशेष चीजें समझनी है, तो उस पर आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जब हम प्रश्नोत्तर लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं, तो उस समय ये ध्यान रखिए कि आप ABCD जो 4 ऑप्शन है, उनमें से जो आपके हिसाब से सही है, उसमें तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, प्रश्न नंबर ये, और उसका उत्तर में ABCD में से कोई भी। तो 13 बच्चे जुड़ चुके हैं और उम्मीद ये है कि जल्दी ही बच्चे आ जाएंगे। तो अब हम
शुरू करते हैं आपकी पाठ्यक्रम की कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा। और इस कविता को पढ़ने से पहले निश्चित रूप से हमें कवि के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह, वे बड़े ही सामान्य व्यक्तित्व के धनी लेकिन एक बहुत बड़े कवि। उनकी रचनाओं में हमने जो महसूस किया, बहुत सारगर्भिता उनकी रचनाओं में होती है। संक्षेप में अपनी बात कहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके जीवन परिचय आपको दे देता हूं। जन्म के बारे में आपको बता दूं, 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। 13 जनवरी सन 1911, ध्यान रखें, देहरादून उत्तराखंड में। पिता का नाम तारीफ सिंह और माता का नाम परम देवी। जन्म का पहला बिंदु आप जब कवि परिचय लिखेंगे तो सबसे ऊपर लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह जीवन परिचय, और फिर लिखेंगे आप जन्म पहला बिंदु, और उसके बाद लिखेंगे 13 जनवरी सन 1911 देहरादून उत्तराखंड, पिता तारीफ सिंह, माता परम देवी। तो ये पहला बिंदु आपका हो जाएगा। और दूसरे बिंदु की ओर जब हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे दूसरे बिंदु में शिक्षा। शिक्षा में क्या, प्राथमिक शिक्षा देहरादून से ही की। 1933 में गोंडा से इन्होंने बीए किया। उकील बंधुओं से कला का प्रशिक्षण लिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आई है। शमशेर बहादुर सिंह जी की एक बड़ी खासियत जो है वो ये कि शमशेर बहादुर सिंह जी जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे चित्रकार भी हैं। और ये जो दोनों कलाएं उनके अंदर हैं, ये एक दूसरे को पुष्ट करती हैं, एक दूसरे को सहारा देती है। उनकी कविताओं में आपको चित्र दिखाई दे सकते हैं और उनकी चित्रकला में आपको कविता दिखाई दे सकती है। ये उनकी खासियत है। तो उन्होंने उकील बंधुओं से, उकील बंधु जो थे वो आर्ट स्कूल चलाते थे, और वहां से इन्होंने चित्रकला का प्रशिक्षण लिया। और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हरिवंश राय बच्चन जी के सहयोग से उन्होंने एमए हिंदी से किया। कक्षा 9वीं में उनका एक संस्मरण या आत्मकथांश कह सकते हैं, एक है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उर्दू फारसी छोड़ करके वो किस तरह से हिंदी कविता करने लगी। तो चलिए तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कार्य क्या रहे इनके, तीसरा बिंदु आप डालेंगे कार्य। और कार्यों में रूपाभ इलाहाबाद में कार्यालय सहायक के रूप में इन्होंने काम किया। रूपाभ एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका रही है इलाहाबाद में, जो उसका कार्यालय था वहाँ शमशेर बहादुर सिंह जी कार्यालय सहायक के रूप में काम करते थे। कहानी पत्रिका में त्रिलोचन के सहायक के रूप में काम किया। नया साहित्य में काम किया। नया पथ मनोहर कहानियां में संपादन सहयोग दिया। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो अब आप देखिए बहुत सारे कामों में ये लगे रहे। तो उपलब्धियां क्या रही इनकी, ये आपका चौथा बिंदु हो जाएगा। पहला बिंदु आपने लिखा जन्म, दूसरा शिक्षा, तीसरा कार्य, और चौथा लिखेंगे आप उपलब्धियां। उपलब्धियां में क्या होगा, 1951 में दूसरा सप्तक के कवि के रूप में इन्हें सारा हिंदी साहित्य जानता है। 1951 में जब अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक निकाला, देखिए यहाँ जोड़ दे, पहला सप्तक जो निकला था जिसे तार सप्तक नाम दिया जाता था, उसमें हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी को पढ़ चुके हैं। और 1951 में जब दूसरा सप्तक निकला अज्ञे जी द्वारा, तो उसमें शमशेर बहादुर सिंह जी को सम्मिलित किया गया। 7 कवियों के अज्ञे जी ने 3 सप्तक निकाले थे। पहले सप्तक का नाम था तार सप्तक, दूसरे का नाम था दूसरा सप्तक, तीसरे का नाम था तीसरा सप्तक। तो इनकी उपलब्धि है कि दूसरा सप्तक के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि ये रहे हैं। 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चुका भी नहीं हूं मैं 77 में। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार इन्हें मिला अपने साहित्य के लिए। और 1989 में इन्हें कबीर सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की उपलब्धियां रही। इनकी काव्य रचनाओं के बारे में बात करें तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, उदिता, बात बोलेगी, हम नहीं,
बात बोलेगी हम नहीं, ये पूरा इनका कविता संग्रह है, बात बोलेगी हम नहीं। इतने पास अपने काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, ये काव्य संग्रह रहे। कहानी संग्रह की बात करें तो प्लाट का मोर्चा, निबंध संग्रह दुआब, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही। और अब हम बात करेंगे साहित्यिक विशेषताओं की। साहित्यिक विशेषताओं में यथार्थ का सुंदर चित्रण इन्होंने किया, पीड़ित समाज के प्रति सहानुभूति, प्रगतिवादी विचारधारा, भारतीय संस्कृति के चिंतक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इंद्रिय सौंदर्य के चितेरे, इंद्रिय इंद्रियों से जिस प्रकृति के सौंदर्य को हम निहार सकते हैं उसका बेहतरीन चित्रकार ये रहे हैं। और ये जो कविता है उषा, इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो निसंदेह आपको ये महसूस होगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी एक कवि बाद में हैं, चित्रकार पहले हैं। और इसलिए हमने इस कविता को समझाने के लिए विशेष स्लाइड तैयार की है। चलिए भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं। भाषा शैली में आप क्या लिखेंगे? शब्द चित्रों का प्रभावशाली प्रयोग, ये इनकी भाषा शैली की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। तत्सम तद्भव देशज शब्दों का सुंदर समन्वय इनकी रचनाओं में मिलता है। अनूठे बिंबों और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग, ये तो बिल्कुल आप इस कविता में भी पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि कितने सुंदर बिंब और प्रतीक इन्होंने लिए हैं। भाषा में चित्रात्मकता है, लयात्मकता है, नाद सौंदर्य है, अलंकारों का स्वाभाविक गुण प्रयोग इस कविता में भी दिखता है। और अन्य कविताओं में भी शमशेर बहादुर सिंह जी ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जबरदस्ती के ठूसे गए नहीं लगते हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग है। और शैली की बात करें तो वर्णनात्मक, संबोधनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, निधन इनका हुआ 12 मई 1993 अहमदाबाद में। 1911 में इनका जन्म और 1993 में इनका निधन हुआ। तो ये था कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में कला की जो हम बात कर रहे थे, कविता में कला कैसे है, कविता में चित्रकला के जो रंग दिखते हैं या उन रंगों का ये प्रयोग करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं उषा कविता की ओर। उषा कविता की ओर बढ़ते हैं। इसमें कवि क्या समझाना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है। एक सुबह का वर्णन है, और वो सुबह भी कहाँ की? वो सुबह है गांव की, किसी एक छोटे से गांव में इन्होंने देखा, महसूस किया कि सुबह सवेरे किस तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं। जब हम सुबह जागते हैं तो भोर के समय चारों ओर दृश्य कैसा होता है, और उस दृश्य के बारे में कवि अलग अलग बिंबों का प्रयोग करते हुए, अलग अलग प्रतीकों का प्रयोग करते हुए, और वो आप तक बात पहुंचाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उषा कविता की। उषा कविता में जो पहली पंक्ति है, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, ये पहली दो पंक्तियां देखें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब प्रातः सुबह सुबह का, जो नभ माने आकाश, और नीला था, कितना नीला? इतना नीला जैसे शंख हो, इतना नीला था जैसे शंख हो। अब शंख कैसे नीला लगता है? आपने तो सफेद शंख देखे होंगे। शंख की बात करें तो सफेद शंख देखे होंगे, हालांकि उसके कई रंग होते हैं शंखों में भी। तो नीले शंख की कवि यहाँ बात करते हैं, लेकिन इसको एक दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि समुद्री पानी में पड़ा हुआ शंख जैसे नीलापन लिए हुए दिखता है, उसी तरह से सुबह सुबह का आकाश, भोर का आकाश नीले शंख के जैसा नीला रंग लिए हुए उपस्थित था। भोर का नभ, सुबह सुबह का आसमान। अब क्योंकि इस पूरी कविता में ग्रामीण सुबह का वर्णन है, शहरी सुबह का वर्णन नहीं है,
तो आगे देखिए 2 पंक्तियां क्या कहती हैं, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रकृति पल पल परिवर्तन करती है। जब कभी पहली बार आसमान को देखते हैं तो नीला रंग आसमान में दिखाई देता है और ऐसा लगता है, एक प्रतीक लेते हैं वो नीले शंख का, नीला शंख जैसे, उपमा अलंकार है, नीले शंख के समान। तो एक प्रतीक लेते हैं कि नीले शंख की तरह आसमान लग रहा है, लेकिन अगले ही पल आसमान में परिवर्तन आता है, वो दृश्य बदल जाता है और अब कैसा लगने लगता है, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और उन्हें ये लगने लगता है कि ये जो चौका है राख से, सुबह सुबह घरों में जो कच्चे घर वाले मकान हुआ करते थे, कच्चे घर होते थे, उनमें आंगन कच्चा हुआ करता था, फर्श कच्चा हुआ करता था, और सुबह सुबह ग्रामीण औरतें, हमने अपनी माताजी को भी देखा है और भी आपने भी अपनी दादी नानी से आप यदि सुनेंगे तो वो बताएंगी कि निश्चित रूप से इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो क्या देखने को मिलता था कि सुबह सुबह बहुत सवेरे जाग करके, और घर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें, वे सबसे पहले आटा पीसा करती थी हाथ की चक्की पर। उसके बाद वो काम निपटा करके जो पशु होते थे उनको चारा डालती थी, और उसके बाद घर की साफ सफाई को लेकर के भी बड़ी सचेत रहती थी और गोबर मिट्टी मिला करके पूरे कच्चे आंगन पे चौका लगाया करती थी। अब यहाँ जो चौके का उपयोग किया है, तो सुबह सुबह चौका लगता था, सफाई होती थी, और ये जो सफाई है, स्वच्छता है, ये मन में पवित्रता के भाव पैदा करती है। अब ये कहते हैं कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वो राख से लीपा हुआ जो चौका है वो गीला पड़ा है, गीला दिख रहा है। तो उसका जो रंग है, जब वो सूख जाता है तो ज्यादा पीलापन लिए हुए होता है, और जब वो गीला होता है तो उसका रंग उस पीले रंग से थोड़ा अलग होता है। उस रंग की बात कर रहे हैं कि आसमान को देखते हैं तो ऐसे चौके की तरह लगता है जो अभी गीला है, सूखा नहीं है। अब यहां एक दिक्कत मैं महसूस कर रहा हूं। मैं चित्र दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन स्क्रीन शेयर का ऑप्शन यहां नहीं आ रहा है। तो चलिए, चित्र तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। यही वीडियो मेरा जो YouTube चैनल है उसमें उषा शमशेर बहादुर सिंह के नाम से यह वीडियो पड़ा हुआ है, उषा शमशेर बहादुर सिंह। और चैनल यदि आप चाहते हैं खोजना तो YouTube पे जाइए, प्रभु दयाल हंस लिखिए, PRABHUDAYAL हंस HANS, और वहां जब आप जाएंगे तो कक्षा 12वीं का आरोह भाग 2 काव्यखंड, वहां आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे पहले जो मैंने बनाया था, ये तो लाइव क्लास है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप वो चित्र भी देख सकेंगे। यहाँ अचानक टेक्निकली अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्लाइड शेयर कैसे होगी, यहाँ डिसेबल हो गया है ये ऑप्शन जो है, तो कोई बात नहीं है, मैं कविता पढ़ा देता हूँ एक बार। अब यह दिक्कत तो आएगी, दिक्कत यहाँ ये आएगी प्यारे बच्चों कि अब वो भी मैं आपको प्रश्न भी नहीं दिखा पाऊंगा, ये तो समस्या बनेगी। प्रश्न नहीं दिखा पाया तो दिक्कत बनेगी, कैसे करें? चलिए पहले कविता का सरलार्थ कर देते हैं, उसके बाद जरूरत होती है तो दोबारा से लाइव आएंगे। अगली पंक्तियां देखें कि अब देखिए दो चीजें आपको पहले बंद में आपको देखने को मिली कि पहला तो सुबह के आकाश को नीले शंख जैसा बताया गया है, फिर राख से लिपा हुआ चौका बताया गया है, दो प्रतीक उन्होंने यहां दे दिए हैं। तीसरे की ओर बढ़ते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, बहुत काली सिल और जरा सा लाल केसर। केसर एक पदार्थ होता है, लाल रंग होता है उसका, दूध में डाल दें तो दूध के रंग को लाल कर देता है, बड़ा पौष्टिक माना जाता है। और जम्मू कश्मीर को केसर की क्यारी कहा जाता है, वहां
काफी मात्रा में केसर उगाया जाता है। तो अब उसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन में क्या हुआ कि जो आसमान है अब उसमें हल्की सी लालिमा शामिल हो गई। आसमान का रंग काला और उसमें हल्की सी लालिमा, तो ऐसा लगता है जैसे किसी काली सिल पर जरा सा लाल केसर रगड़ दिया गया हो, ऐसा रंग दिखाई देता है आसमान का। या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या ऐसा लगता है स्लेट पर लाल खड़िया या चाक किसी ने रगड़ दी हो, और स्लेट काले रंग की होती है, उस पर चाक खड़िया कोई लाल रंग का रगड़ेगा तो वही रंग, वही दृश्य आसमान का दिखाई दे रहा है कि किसी काले रंग की सिल पर, चट्टान पर, या किसी स्लेट पर किसी बच्चे ने या तो केसर रगड़ दिया है या लाल खंडिया रगड़ दी है, चाक रगड़ दिया है। तो जिस तरह का रंग वहां बनता है वैसा ही रंग सुबह सुबह के आसमान का दिखाई देता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले रंग का जो पानी दिख रहा है, अब सूर्य हल्का सा निकला है और उसकी जो आभा है वो नीले जल में दिखाई दे रही है, और पानी में उठती लहरें, झिलमिलाहट उस रंग को एक अलग तरह की एक दृश्य बना देती है, और ऐसा लगता है कि कोई गौर वर्णीय कोई स्त्री, कोई व्यक्ति और नीले जल में नहा रहा हो, उसकी देह, उसका शरीर वहां नीले जल में हिल रहा हो, ऐसा सूर्य का अक्स, उसकी किरणें नीले रंग में दिखाई दे रही हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही उसकी लालिमा पानी में दिखने लगती है, वैसे ही सूर्य धीरे 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 ऊपर आने लगता है, और जैसे ही सूर्य पूरा ऊपर आता है वैसे ही जो पल पल अपने रूप बदल रही थी प्रकृति, उसका वह जादू समाप्त हो जाता है। तो प्रकृति के अद्भुत रूप को अब यहां आप देखें क्या क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले बताया गया नीले शंख जैसा आसमान दिख रहा है। दूसरी क्या चीज बताई गई? दूसरी बताई गई राख से लीपे हुए चौके सा, गीले चौके सा आसमान दिख रहा है। तो पहला रूप बदल कर गीले चौके की तरह का हो गया। फिर क्या दिखाई दिया? फिर बहुत काली सिल है और उसमें लाल केसर किसी ने रगड़ दिया है, मल दिया है। चौथा, स्लेट पर, अब स्लेट भी काले रंग की होती है, तो उस पर किसी ने लाल खड़िया रगड़ दी हो, ऐसा लग रहा है। पांचवा, ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी की गोरी देह, गोरा शरीर झिलमिला रहा हो, और जैसे ही सूर्योदय होता है तो उषा का यह जादू टूट जाता है, प्रकृति के आकर्षण से कवि मुक्त हो जाता है, और सूर्योदय होने से उषा का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका उषा कविता का सरलार्थ।